आज बिहार में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। पहले चरण के मतदानों के दौरान हमने बात की थी कि कैसे हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कोई मोमेंटम मिल रहा हो। इस मोमेंटम के दो बड़े कारण थे। एक तो यह कि युवाओं को लुभाने का वे भरसक प्रयास कर रहे हैं और दूसरा कारण ये था कि वहां पर राजद अधिक सीटों पर लड़ रही थी और उन क्षेत्रों में उसका वर्चस्व माना जा सकता है यदि हम 2015 के आंकड़ों की बात करें तो। लेकिन अब जो दूसरा चरण है वहां पर जदयू की तुलना में भाजपा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के विरुद्ध वह जदयू के विरुद्ध मानी जाती है और साथ ही नरेंद्र मोदी की रैलियों से बिहार के चुनावों में जो नई ऊर्जा आई है वह अवश्य ही एनडीए के पक्ष में जाएगी। ऐसे में भाजपा का अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना दूसरे चरण में महागठबंधन के इस मोमेंटम पर ब्रेक लगा सकता है। इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए क्या चीजें चुनौती हो सकती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना जो कैंपेन सॉन्ग है वह जारी किया जिसमें कुछ लाइन ऐसी है कि तेजस्वी तय है। यह जो एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का नीतीश के विरुद्ध स्वयं को एक विकल्प दिखाने का प्रयास है वह उस चीज के लिए टेम्प्ट हो रहे हैं ये देखकर कि नीतीश से लोग नाराज हैं। लेकिन उनका जो ये प्रयास है एक केंद्रीकरण करने का, एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन करने का जिसमें तेजस्वी यादव खुद को चेहरा बताना चाहते हैं वह उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसका एक कारण यह है कि राजद की छवि जो कि जंगल राज के नाम से बदनाम है वह केंद्र में आ जाएगी यदि लालू परिवार का ही कोई सदस्य चेहरा होगा इलेक्शन का। दूसरा कारण यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर है वह ज्यादातर विधायक स्तर पर है, क्योंकि आज भी यदि हम CSDS लोक नीति के आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार तेजस्वी से बेहतर है, उनसे आगे हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में जो लोगों की पसंद है। ऐसे में यदि तेजस्वी सच में उन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना होगा, न कि केंद्रीयकरण करना होगा। और ऐसा वे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक और जहां महागठबंधन से कुल 44% लोगों के टिकट काटे गए हैं वहीं एनडीए में मात्र 23% लोगों के टिकट काटे गए हैं और जदयू के 2/3 विधायक दूसरे या तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही भाजपा के भी आधे विधायक दूसरे या तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय रूप की एंटी इनकम्बेंसी है उन्हें वे भुना सकते हैं और इसका एक उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था 2018 के चुनाव में, जब शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता थी वह तो कम नहीं हुई थी लेकिन विधायक थे उससे लोग नाराज थे और इसलिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे में ये जो विधायकों से असंतुष्ट होने का डाटा है उसमें सबसे ज्यादा भाजपा से लोग असंतुष्ट हैं। 48% भाजपा विधायकों से लोग असंतुष्ट हैं और ऐसे ही यह डाटा जदयू के लिए थोड़ा कम है और राजद के लिए भी कम है। ऐसे में वे चाहते हैं तो इस चीज को भुना सकते हैं। दूसरी जो समस्या खड़ी होगी तेजस्वी यादव के लिए वह है कांग्रेस को 70 सीटें दी गई हैं लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं वे मानते हैं कि इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दी जानी चाहिए थी, इससे कम सीटें ही दी जानी चाहिए थी क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक लाभार्थी है, वह किसी को लाभान्वित करने की स्थिति में नहीं है। उसका जो वोट बैंक है वह राजद की ओर हस्तांतरित होगा इसकी अपेक्षा बहुत कम है। इसके अलावा ये जो 70 सीटें हैं उसमें से 37 सीटों पर यह भाजपा के विरुद्ध लड़ रही है और 28 सीटों पर जदयू के विरुद्ध। भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर कैसी होगी आप समझ सकते हैं पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में जैसी उसकी स्थिति हुई है उससे। रही बात जदयू की तो इस चीज को वह जरूर भुनाना चाहेगी और साथ ही 5 सीटें उसकी हम और वीआईपी के विरुद्ध भी हैं जहां भी वह जीतना चाहेगी। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि जब अगर महागठबंधन को कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो उसे कम से कम कांग्रेस की ओर से 50% का स्ट्राइक रेट चाहिए होगा, यानी 35 सीटें, जबकि 37 सीटें वह भाजपा के विरुद्ध लड़ रही है। इसके अलावा जदयू से भी
कांग्रेस का जीतना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर कांग्रेस के जो विधायक है वे कुछ दशकों से नहीं रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस से लोगों की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वह दूर हो गई है। तीसरी चुनौती जो महागठबंधन के लिए बनेगी, एक तो कांग्रेस बन गई क्योंकि वह उसके लिए कोई लाभ का काम नहीं कर पा रही। तीसरी चुनौती होगा जो तीसरा मोर्चा है, यानी रालोसपा, बसपा और एआईएमआईएम का, क्योंकि इन दोनों का वोट बैंक आपस में कोइंसाइड करता है। ऐसे में यदि वह किसी को क्षति पहुंचाएगा तो सबसे ज्यादा क्षति महागठबंधन को पहुंचाएगा। ऐसे में हम पाते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता भले ही कम हुई है, लेकिन शायद बिहार के सामने अभी भी विकल्प नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग नीतीश कुमार से नाराज तो हैं ही, लेकिन उनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो नाराजगी के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही वोट देने वाले हैं। और नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने का कारण भी हम समझें तो पाएंगे कि उन्होंने जो विकास कार्य किया, जो शुरुआती 2 टर्म्स में देखा गया, वह एक तरह से नौकरशाहों के कारण हुआ। यानी उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नौकरशाहों की सहायता से टॉप टू बॉटम का विकास का प्रयास किया। ऐसे में जो जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार होता था उसे वह नहीं रोक पाए और जमीनी स्तर पर कार्य उतना प्रभावी नहीं हुआ। इसी कारण से यह एंटी इनकम्बेंसी आई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जिन चीजों पर चढ़कर नीतीश कुमार ने विकास किया, आज वही उनके लिए बोझ बन गई है। और इसका एक कारण यह है कि उन्होंने नौकरशाही या अन्य व्यवस्थाओं में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने का प्रयास नहीं किया। और आज भी वे थोड़े हताश दिखते हैं, उनकी रैलियों में वे थोड़े डरे हुए हैं। वे अपेक्षा में है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से उनकी सहायता करें, जबकि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ही वे जा चुके हैं। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंची है। लेकिन नरेंद्र मोदी के वहां आने से चुनाव में जो ऊर्जा आई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे भी अगर थंब रूल माने तो ये कहता है कि 1/3 वोट लीडरशिप को मिलता है, 1/3 वोट जो पार्टी का चिन्ह होता है उसे मिलता है और 1/3 वोट उम्मीदवार को मिलता है। ऐसे में एनडीए के पास जातिगत समीकरण है और बिहार में जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहे हैं। यह फेज 1 से स्पष्ट हो गया है। ऐसे में बहुत सारी बातें एनडीए के पक्ष में आ जाती हैं, लेकिन साथ ही महागठबंधन एक चुनौती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।